हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ओम का नियम। क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पीछे वाली क्लासों में हमने धारा, विभवांतर और विभव के बारे में, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? बड़ा ही सिंपल सा नियम है। इसका मैं पहले कथन लिख देता हूँ, ठीक है? कथन लिख देता हूँ। तो ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार के अंतर्गत, यदि किसी चालक तार के अंदर धारा आई प्रवाहित हो रही हो तो उसके सिरों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर यानी V धारा I के समानुपाती होता है यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब, ताप, ठीक है, और उसकी आकृति आकार नियत रही। अब इसको ध्यान से समझना, ये क्या कहना चाहता है कि कोई भी चालक तार, ध्यान से देखना, कोई भी चालक तार, मान लेते हैं ये आपका एक तार है, इसको आपने बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है, सीधे बैटरी से जोड़ रखा है। बीच में एमीटर जोड़ो तो जोड़ दो, या आपने एमीटर जोड़ दिया, ठीक है, और इसको इधर जोड़ देते हैं, छोटा सा एमीटर, ये ठीक है, और ये आपका चालक है और इसके सिरों के उत्पन्न विभवांतर है V, जिसे मापा गया है वोल्ट मीटर से, ठीक है। ये आपका जो है एक सिंपल सा परिपथ है। अब ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार के अंतर्गत, इधर से बैटरी जैसे ही चालू करेंगे, कुंजी और लगाएंगे, क्या ये कुंजी चालू की तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी I। तो इस चालक के अंतर्गत जो धारा I प्रवाहित होगी, वो धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसके सिरों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर, इस सिरे और इस सिरे के बीच जो विभवांतर V उत्पन्न होता है, जिसे वोल्ट मीटर दिखाता है, वो विभवांतर धारा I के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे इसका विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। यही कहता है ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार चालक के सिरों के ऊपर उत्पन्न विभवांतर V उसके अंतर्गत प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा, ठीक है। इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, I प्रोपोर्शनल टू V, यानी जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू I, ये है आपका ओम का नियम, ठीक है। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है और यहाँ पर आएगा R। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है और यहाँ पर आएगा R, और ये R है आपका प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। तो ओम का नियम कहता है V प्रोपोर्शनल टू I, यानी जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा, जैसे जैसे I जाएगा वैसे वैसे V जाएगा। V बराबर हो जाएगा IR, क्योंकि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो नियतांक आएगा, और ये नियतांक होता है प्रतिरोध। ये होता है वस्तु का प्रतिरोध। क्या होता है? वस्तु का प्रतिरोध, ठीक है। ये आपका ओम का नियम है। ओम के नियम में अगर आपको एक बात ध्यान में रखिए, थोड़ी सी 2 मिनट, हाँ, ओम के नियम में आपको ध्यान में रखना है कि यदि हम V और I के बीच ग्राफ खींचे, V तथा I के बीच ग्राफ खींचे, तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इसकी जो ढाल होती है वही आपका जो मान होता है वो होता है प्रतिरोध। कैसे?
V/I बराबर हो जाएगा R। तो यहाँ पर जैसे हम ढाल निकालेंगे, मान लो एक छोटा सा हमने यहाँ पर ले लिया, ये एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर विभवांतर है V, धारा है I। तो tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा हमारा होता है लंब बटा आधार। तो लंब है V, आधार है I, tan थीटा बराबर हो जाएगा R की, क्योंकि V/I किसके बराबर है, R के। तो ढाल जो होती है वो tan थीटा से दर्शाते हैं, और ढाल बराबर हो जाएगा R। जितनी ज़्यादा ये खड़ी लाइन होगी उतना ज़्यादा चालक का प्रतिरोध अधिक होगा। और ये आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, V/IR। यहाँ पर R नियतांक है, इसे हम कहते हैं वस्तु का प्रतिरोध। ठीक है, ये ओम का नियम था। अब हम इस नियतांक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बहुत सारी जानकारी। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम प्राप्त करते हैं जानकारी R के बारे में। अब हेडिंग डाल लीजिए आप प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमने अभी देखा V बराबर होता है IR, और इस R को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इस R को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध का मतलब क्या है वो यहाँ पर ध्यान से समझना। ये अभी हमने एक चालक बनाया था इस तरीके से। ठीक है, उस चालक के अंतर्गत धारा प्रवाहित हो रही थी इधर, नीचे वाला नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक बार धारा प्रवाहित हो रही थी I इधर, धारा इधर बह रही है, इसका मतलब है धारा किधर बहती है, धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत। इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं मतलब इधर, इलेक्ट्रॉन किधर बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इधर। अब ये जो चालक बना है, तार बना है, इसके अंतर्गत कुछ न कुछ तो परमाणु होगा, कुछ न कुछ तो अणु होगा। वो जो परमाणु और अणु जो हैं वो इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से आने नहीं देंगे, वो कुछ वापस धक्का लगाएंगे, और वो जो धक्का लगाते हैं उसे ही हम कहते हैं प्रतिरोध। यानी विद्युत धारा के प्रवाह के अंतर्गत उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अणु वापस बल लगाएंगे, और वहीं जो अणु है वो इस इलेक्ट्रॉनों को आने से रोकेंगे, और आने से रोकेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, थोड़ा कम होगा, यानी बाधा उत्पन्न हो जाएगी, और उस बाधा को हम कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आवेशों के प्रवाह के अंतर्गत, आवेशों के प्रवाह के अंदर उत्पन्न अवरोध या बाधा को, उत्पन्न बाधा को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, वो रहा। अब देखो हम प्रतिरोध का सूत्र देखते हैं। तो R बराबर ओम का नियम है, V/IR। R का मान निकालेंगे तो R का मान आएगा V/I, R का मान आ जाएगा V/I। ठीक है, ठीक है। अब V का मात्रक होता है वोल्ट, I का मात्रक होता है एम्पियर। तो प्रतिरोध का एक मात्रक तो हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, और दूसरा इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा ओम, जिसे इस प्रकार से दर्शाते हैं। क्योंकि ये जो ओम का नियम दिया था वो ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने, इसीलिए इसका ऐसा ही मात्रक रख दिया प्रतिरोध का ओम, ओम। ठीक है, और ये इसका जो है एमकेएस पद्धति में मात्रक है वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका ओम का नियम है। ये हमने प्रतिरोध की थोड़ी सी बात की है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं 1 ओम की परिभाषा। 1 ओम प्रतिरोध कितना होता है। तो यदि चालक के सिरों के ऊपर विभव अंतर 1 वोल्ट हो तथा उसके अंतर्गत प्रवाहित 1 एम्पियर धारा हो, तो प्राप्त प्रतिरोध का मान क्या होगा, 1 ओम होगा। तो 1 ओम की डेफिनेशन लिख लीजिए, यदि चालक के सिरों पर, यदि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव अंतर, उत्पन्न विभव अंतर 1 वोल्ट हो तथा प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, यानी 1 एम्पियर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम या 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है। समझे। ठीक है, ये 1 ओम की परिभाषा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, छोटे से हम न्यूमेरिकल कर देते हैं। एक बात ध्यान में रखना,
ये जो V बराबर आई आर है, ये जो इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो बाधा उत्पन्न कर रही है ना, यही प्रतिरोध है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अभी मैं जैसे अगली क्लास लूँगा तो उसमें मैं बहुत बढ़िया चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको करा देता हूँ छोटा से न्यूमेरिकल, ठीक है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल करा देता हूँ। तो पहला न्यूमेरिकल आप लिख सकते हैं, यदि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव अंतर 3 वोल्ट हो तथा प्रवाहित धारा 3 मिली एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें। फटाफट से आंसर दे दीजिए, चेक कीजिए। V का मान ये रहा, I का मान ये रहा, सूत्र आपका ये रहा। तो प्रतिरोध बराबर होता है V/I। V का मान आपको दे रखा है 3 वोल्ट, धारा का मान दे रखा है 3 मिली एम्पियर, ठीक है। 3 वोल्ट ऐसा कैसा, मिली एम्पियर को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10⁻³ एम्पियर। ये मैंने आपको बताया था, मिली और म्यू जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 3 कट जाएगा, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस की 10⁻³ और वोल्ट पर एम्पियर बराबर होता है ओम, इसीलिए इसका प्रतिरोध हो जाएगा 1000 ओम, सॉरी, ठीक है। इसलिए इसका प्रतिरोध हो जाएगा 1000 ओम, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिया है, ठीक है। और कराऊँ क्या? चलो 1-2 न्यूमेरिकल और करा देते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना कि जो ये I है इसको मैं और डिफाइन कर सकता हूँ, R बराबर V बराबर I बराबर क्या होता है QT। I बराबर QT थोड़ी होता है, I बराबर होता है Q/T। तो ये भी एक प्रतिरोध हो सकता है, R बराबर VT/Q, ठीक है। तो कैसे भी आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल के अंदर तो कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कराता हूँ, ध्यान से देखना। देखो न्यूमेरिकल देखो, यदि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव अंतर 6 वोल्ट हो तथा उससे 6 सेकंड के अंतर्गत यदि 72 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें। फटाफट से कर दीजिए। अभी आपको सूत्र लिखाया था मैंने, अभी जो बताया था वही इसमें लगेगा, ठीक है। फटाफट से कर दीजिए। बताऊं? बताते हैं। ये क्या है? आवेश को हम दर्शाते हैं Q से। Q बराबर कितना है? 72 कूलाम। टाइम हमें दे रखा है 6 सेकंड। जो दी हुई है उसको एकदम बढ़िया से लिख लो। और विभव अंतर दे रखा है 6 वोल्ट। ओम का नियम अपना ये रहा, V बराबर I R। I का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा, I बराबर होता है Q/T। तो V बराबर Q/T R। प्रतिरोध का मान हमें पूछा है तो प्रतिरोध को इधर रख लेंगे और सबको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा VT/Q। R बराबर V का मान दे रखा है 6, T का मान दे रखा है 6, आवेश का मान दे रखा है 72, ठीक है। 6 6 36, 36/72, 36 दूनी 72, 1/2 यानी 0.5 ओम। तो इस चालक तार का प्रतिरोध आ जाएगा 0.5 ओम, ठीक है। ठीक, अगले क्लास में हम देखेंगे कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, फिर उससे एक नई चीज़ निकलेगी, ठीक है। देखो जितना ज़्यादा प्रतिरोध ज़्यादा होगा ना, जितना ज़्यादा, एक बात और बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा ना उतना ज़्यादा उसकी चालकता क्या होगी? कम होगी। तो चांदी का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी चालकता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है।
फिर तांबे की बात करें तो तांबे की जो चालकता है, प्रतिरोध जो है वो चांदी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि तांबे की चालकता चांदी से क्या होती है, कम होती है। तो चालकता और प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो जितना ज़्यादा सुचालक होता है उसका उतना ज़्यादा प्रतिरोध कम होता है। तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है, यानी चांदी सबसे अधिक सुचालक है। ठीक है, ठीक। अब हम बात करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, कि प्रतिरोध किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक चालक। ये मान लो हमने ले लिया एक चालक, और इस चालक का जो ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इधर वाला, वो है आपका A, और इसकी लेंथ मान लेते हैं L, स्मॉल l। ठीक है, और इसके ऊपर हमने विभवांतर लगा रखा है V, और ठीक है, ये हमारा एक चालक मान लीजिए। ठीक है, सिंपल सा है। और अब हम क्या करते हैं, अच्छा ये तो वोल्ट मीटर मान लेते हैं, हम दूसरी एक बैटरी और मान लेते हैं, बैटरी और मान लेते हैं ऐसे। ये आपने मान लीजिए एक बैटरी है, ये विभवांतर यहाँ से जुड़ा है, और ये आपका चालक है। ठीक है, ठीक है, इसका प्रतिरोध है R। अब प्रतिरोध किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, उनमें पहला है लंबाई। लंबाई यहाँ पर लिख लेना, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पहला है लंबाई पर। चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई पर कैसे डिपेंड करता है, वो ध्यान से देखो। मान लो मैं अगर इस चालक का प्रतिरोध, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो L है, इसकी जो लंबाई है वो पहले है L, इतना ही लंबा और इतने ही प्रतिरोध का मैं एक दूसरा चालक ले आया यहाँ पर, और उसका प्रतिरोध है L, और उसकी लेंथ है L, और ये भी उसका। ठीक है, तो लंबाई जैसे बढ़ाई वैसे वैसे प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इससे अगर समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर देखो, मैंने दो चालक लगाए हैं, तो दोनों की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, और दोनों का प्रतिरोध क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। दो चालक हो गए तो दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, अगर नहीं जुड़ेगा तो वैसे समझ लीजिए कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इसके अंतर्गत, इतने चालक के अंतर्गत मान लीजिए कोई अणु है N, कोई भी अणु मान लीजिए N, प्रतिरोध होता क्या है, अणुओं के द्वारा लगाया गया जो प्रतिरोध होता है वही तो क्या होता है, इसका प्रतिरोध होता है। जैसे ही मैं इसके जैसा और चालक ले आऊँगा तो इतने अणु तो हैं ही, और 2N अणु हो जाएंगे। प्रतिरोध बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यानी लंबाई बढ़ाने पर किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, बढ़ता है। यानी प्रतिरोध समानुपाती होता है लेंथ के, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता जाता है। दूसरे हम बात करते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर किस प्रकार डिपेंड करता है, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A, इसके अंतर्गत मान लेते हैं अणु है N। ठीक है, ठीक है, इस क्षेत्रफल को मैं ऐसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इस क्षेत्रफल को हम बड़ा कर देते हैं, तब इसकी लेंथ तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल A क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। A डैश मान लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल ने बहुत बड़ा कर दिया है, और उसके अंतर्गत अणुओं की संख्या कितनी है, N। अब क्षेत्रफल बड़ा हो गया, लंबाई थोड़ी कम हो गई, और अणुओं की संख्या जो है वो N है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी है। अब क्षेत्रफल बड़ा हो गया तो उसके अंतर्गत अणु थोड़ी दूरी दूरी पर हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं, वो उतना प्रतिरोध नहीं लगा सकते जितना वो पास में थे। यदि क्षेत्रफल ऐसे आपने बड़ा किया है तो उसके अणु थोड़े दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए हैं तो थोड़ा सा क्या हो गया, प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। यानी क्षेत्रफल जैसे बढ़ाया वैसे प्रतिरोध क्या हो गया, थोड़ा सा कम। अब मान लीजिए इस चालक तार को हम पतला सा कर देते हैं, एकदम पतला सा, तब इसकी लेंथ तो थोड़ी लंबी हो जाएगी और इसका एरिया थोड़ा इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है भैया, अब इसके अंतर्गत अणु भी है नहीं है, अब वो अणु बहुत पास हो गए, अब इलेक्ट्रॉन को ये जाने नहीं देंगे, ज़्यादा प्रतिरोध होगा, यानी एरिया कम करने पर प्रतिरोध का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल तथा प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमणापाती होते हैं। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध घटता है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के प्रतिरोध व्युत्क्रमणापाती होता है। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से।
इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको दे देते हैं समीकरण 2। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं ताप पर, कि ताप पर भी ये डिपेंड करता है क्या। तो जैसे जैसे हम किसी भी चालक का ताप बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो अणु होंगे वो क्या होंगे, कंपन करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं जो सारे के सारे कंपन करने लगेंगे, और कंपन करने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की गति में व्यवधान उत्पन्न होगा, बाधा उत्पन्न होगी। यानी चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो है वो भी बढ़ जाता है। यानी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है ताप के, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। 3 चीज़ें समझ में आई। ओके, अब ये जो समीकरण 1 और 2 है, ये जो समीकरण 1 और 2 है, इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं R समानुपाती L/A लिख सकते हैं। ये एक अलग है, इसको हम नहीं लेंगे यूज में। हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं R समानुपाती L/A। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है, और नियतांक आ जाएगा L/A, और नियतांक आएगा इस तरीके से, इसे हम कहते हैं रो, ग्रीक भाषा का प्रतीक है, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं रो। ये नियतांक कहलाता है प्रतिरोधकता, ठीक है, और इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ये होता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। तो ये एक नया सूत्र आ गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। हम आगे अब बात करेंगे पूरी की पूरी इस रो की, कि रो क्या है। ठीक है, रो एजेंसी क्या है उसकी बात नहीं करेंगे, केवल इस रो की बात करेंगे। फटाफट से लिख लीजिए और फिर इसकी बात करते हैं। ये चित्र तो आपको पढ़ा है, हमारे काम में आएगा। अब हम बात करते हैं रो की, लिख लिया होगा। अब देखो, ये जो आपका रो है ना, ये निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। चांदी के लिए इसका मान निश्चित है, कॉपर के लिए इसका मान निश्चित है, अलग अलग धातु के लिए इसका मान निश्चित है। सूत्र है अपना R बराबर रो L/A। तो हमने ये बता दिया कि जो रो जो डिपेंड करेगा वो करेगा डिपेंड पदार्थ की प्रकृति पर, लेकिन L और A जो हैं ये इन पर डिपेंड करेगा प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध केवल L तथा A पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जबकि रो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है भैया। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, रो इसका मात्रक होता है लंबाई का मीटर, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर गया, रो बराबर आ गया ओम मीटर। तो रो का जो एमकेएस पद्धति या एसआई मात्रक में जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर या ओम मीटर। ये ऐसा का ऐसा प्रश्न जो है 2017 RBSc के पेपर में 10th के आया हुआ है। ठीक है, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, ठीक है, और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है भैया। और अगर हम इसकी बात करें तो प्रतिरोधकता जो है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रतिरोधकता जितनी कम होगी उतना प्रतिरोध कम होगा, और उतनी धातु जो है चालक अधिक होगी। यदि मैं आपसे कह दूं कि चांदी यानी Ag, कॉपर यानी तांबा, और एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम, ठीक है, इनको अगर आप प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो हम इन्हें पहले चालकता में व्यवस्थित कर सकते हैं, और चालकता में व्यवस्थित करने के बाद हम उल्टा कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो जितनी ज़्यादा जिसकी प्रतिरोधकता होगी उतनी ज़्यादा उसकी चालकता कम होगी। चालकता हमें पता है एल्युमिनियम की कम होती है, फिर कॉपर की होती है, और फिर Ag की होती है। चांदी सबसे अधिक सुचालक होता है, फिर कॉपर होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। ये है इनकी चालकता का क्रम। प्रतिरोधकता क्या होगा, प्रतिरोधकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो इसकी चालकता सबसे कम है, इसका मतलब इसका प्रतिरोध क्या है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता। इसकी चालकता इससे कम है तो इसकी प्रतिरोधकता इससे ज़्यादा, ये इसकी प्रतिरोधकता का क्रम हो जाएगा। चालक और प्रतिरोधकता जो हैं दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमणापाती होती है या व्युत्क्रमणापाती होती है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना कि R जो है वो लंबाई के समानुपाती होते हैं, R बराबर KL,
जितनी ज़्यादा लंबाई बढ़ाओगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आर व्युत्क्रमणापाती होता है एरिया की, जितना ज़्यादा एरिया बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध कम हो जाएगा, जितना एरिया कम करोगे उतना प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम एरिया का मान रखते हैं r², तो r जो है वो व्युत्क्रमणापाती होता है r² की। यानी अगर त्रिज्या को मैं कितना भी गुना करूँगा तो उतना गुना प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यदि मैं त्रिज्या को n गुना बढ़ा देता हूँ तो प्रतिरोध जो है n² गुना बढ़ जाएगा। यदि मैं त्रिज्या को 4 गुनी कम कर देता हूँ, यानी 1/4 कर देता हूँ, तो प्रतिरोध का मान 4² के रूप में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये कुल मिला के प्रतिरोध की निर्भरता है कि किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, केवल सूत्र बेस्ड हैं। R बराबर ρL/A, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। अगली क्लास में देखेंगे किस तरीके से हम प्रतिरोधों को संयोजित कर सकते हैं। ठीक है।